नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए आज से फ्री मॉक टेस्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो मैं इसे लाइव लेकर आना चाहता था, लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण कुछ समस्याएं हैं जिससे मैं इसको लाइव नहीं ला पा रहा हूं। तो आप चाहे इसको प्रीमियर में देख रहे हो, चाहे आप नॉर्मल तरीके से देख रहे हो, आपको इतना समय दिया जाएगा कि आप 30 प्रश्न जो इसमें बताए जाएंगे उनका आप स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। और लास्ट में जब आप पूरे 30 प्रश्न को अटेम्प्ट कर लें तो अपना प्राप्तांक यानी 30 में कितने आपने सही किए क्वेश्चंस उसको ज़रूर बताएं कमेंट करके। इस मॉक टेस्ट में कुल 12 क्वेश्चंस जो है हिंदी के होंगे, बाकी 18 क्वेश्चंस जो है जीएस के होंगे। क्वेश्चंस का सिलेक्शन सिलेबस के अनुसार ही किया गया है, जिससे आपको ऐसा लगे कि आप वास्तव में जो है आरओ से संबंधित कोई मॉक टेस्ट हल कर रहे हैं। आप किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे चाहे बीईओ की, चाहे पीसीएस की या अन्य कोई भी परीक्षा यूपीपीएससी की, सभी में ये मॉक टेस्ट आपके लिए उपयोगी है, तो आप जो है इसको दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे फ्री डेमो टेस्ट को एक बार ज़रूर दें और ऑनलाइन फ्री टेस्ट का भी लाभ उठाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से लिंक को फॉलो करके डेमो टेस्ट की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लें। अगर आपको कोई असुविधा होती है तो आपके सामने जो नंबर दिया है 9506742546, इस नंबर पर कॉल करके या ज्वाइन आरओ लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको जो है लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित वाक्यांशों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों का चयन कीजिए क्रमशः। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द हमको बताना है, उसको क्रम से जो है विकल्प से सुमेलित करना है। जिसके विषय में कुछ कहा ना जाए और जो थके नहीं, तो इसके लिए जो है सही उत्तर आपको चुनना है। तो जिसके विषय में कुछ कहा ना जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अकथ। तो इस तरह से अकथ हमारे सामने आ गया। पहले का ऑप्शन क्या सही होगा, अकथ। दूसरा, जो थके नहीं, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अथक, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है हमको, बिना अधिकार पराई वस्तु को काम में लाने वाला, यानी बिना अपने अधिकार के दूसरे की वस्तु से काम लेना या उस पर अधिकार जमाना। तो इस वाक्यांश के लिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, प्रत्याहूत, परिभोक्ता, परिवेष्टित और प्रतिहत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, परिभोक्ता। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अन्य विकल्पों के बारे में भी जान लेते हैं। प्रत्याहूत का क्या अर्थ होता है, वापस बुलाया हुआ। परिवेष्टित माने चारों ओर से घिरा हुआ और प्रतिहत माने निराश या पराभूत किया हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग इसमें से अशुद्ध है, यानी एक वर्ग ऐसा है जिसमें सारे शब्द जो है एक दूसरे के समानार्थी या पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही उत्तर हमको देखना होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। मात्सर्य, लंघट, धूर्त, पिशुन, ये जो ऐसा वर्ग है जिसमें सभी शब्द एक दूसरे के समानार्थी या पर्यायवाची नहीं है। अब इसको हम स्पष्टीकरण से समझेंगे। तो सबसे पहले विकल्प ए पर जो है मूव करते हैं। विकल्प ए में जितने भी पर्यायवाची शब्द दिए हैं सभी कटु शब्द के पर्यायवाची हैं। इसके अन्य पर्यायवाची क्या हैं, कड़वा, तीखा, तेज, कर्कश, रूखा, चरपराय और कठोर, कड़ा। बी ऑप्शन में जितने पर्यायवाची दिए हैं वो सभी गरुण के पर्यायवाची हैं। क्या क्या दिया था, वातनेय, सुपर्ण, नागांतक। और इसके अलावा गरुण के अन्य पर्यायवाची क्या होंगे, वैनतेय, खगपति, हरियान, पन्नगिरी, उर्गारी और खगेश। ये सभी क्या हैं, गरुण के पर्यायवाची हैं। सी विकल्प के बारे में देखते हैं। इसमें जितने भी शब्द दिए हैं, उद्वेग, यंत्रणा, क्षोभ, ये सभी दुख शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। और दुख के अन्य पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, कष्ट, व्यथा, पीड़ा, यातना, वेदना, क्लेश, संताप, खेद, विषाद, उत्पीड़न, संकट व शोक। पर्यायवाची जो डी ऑप्शन दिया हुआ है वो सभी अशुद्ध हैं क्योंकि आपस में मेल नहीं खाते हैं। तो मात्सर्य किसका होता है, द्वेष का होता है। लंघट जो है ये धक्का का होता है। और धूर्त, पिशुन जो है ये दुर्जन शब्द का पर्यायवाची होता है। इनके अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। सबसे पहले द्वेष का,
तो द्वेष के लिए दुश्मनी, विरोध, खार, ईर्ष्या, शत्रुता, बैर, जलन, डाह। धक्का के पर्यायवाची आघात, भिड़ंत, टक्कर, रेला, झोंका। और दुर्जन के पर्यायवाची असंत, खल, असज्जन और दुष्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। असिन निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? संसार का, बिजली का, सर्प का या शंकर का? तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन, बिजली का जो है असिन जो है पर्यायवाची शब्द होता है। असिन विद्युत, चपला, सौदामिनी, तड़ित, घनवल्लभी, दामिनी, चंपा, कांचनवली, क्षण प्रभा, ये सभी जो है बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। अन्य विकल्पों के पर्यायवाची देख लेते हैं। संसार का इहलोक, जगती, जगत, विश्व, दुनिया, जग। सर्प के पर्यायवाची अहि, भुजंग, सरीसृप, फणीधर, मणिधर, विषधर, व्याल, फड़ी, पन्नग, उरग, सांप और नाग। शंकर के पर्यायवाची बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। शिव, शंभु, उमापति, भोलेनाथ, महादेव, त्रिपुरारी, देवादिदेव, कैलाशपति, चंद्रमौली और मदनारी, ये सभी जो है शंकर जी के पर्यायवाची शब्द हो गए। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। वियोग शब्द किसका विलोम है? तो वियोग का विलोम बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वियोग जो है का विलोम क्या होगा? संयोग। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्द युग्म में से कौन सा टुटपूर्ण है? तो आप देख सकते हैं ये सभी जो है एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। परिश्रम का विश्राम होता है, अधिकृत का अनाधिकृत होता है, सापेक्ष का निरपेक्ष होता है, साधु का असाधु होता है। लेकिन इसमें हमको त्रुटिपूर्ण ढूंढना है। तो आप देख सकते हैं अधिकृत का क्या दिया हुआ है विलोम? अनाधिकृत दिया हुआ है, जबकि सही शब्द क्या होता है? अनधिकृत। यानी जो है ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध होने के कारण यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभीतक का इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो विभीतक क्या है? एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव शब्द होगा वो क्या होगा? बहेड़ा। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही होगा। अन्य विकल्पों पर ध्यान देते हैं। भूवाल, इसका तत्सम रूप क्या होता है? भूपाल। भैंसा का जो है तत्सम क्या होता है? महिष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तद्भव शब्द का सही तत्सम शब्द चुनना है। 47, 47 यानी संख्या, तो 47 का जो है सही तत्सम शब्द इनमें से क्या होगा? सप्तचत्वारिंशत्। ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। सप्त सप्तति किसका होगा? 77 का होगा। सप्तचत्वासपम 57 का होगा। और सप्ताशीत ये 87 का तत्सम होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी इसमें से हमको शुद्ध शब्द चुनना है। तो यहाँ देख रहे हैं आप सभी में हलंत लगा है, लेकिन आप जानते हैं इसमें से एक ही विकल्प सही है, बाकी सभी गलत हैं क्योंकि सभी में हलंत नहीं लगता है। तो सी ऑप्शन इसमें सही है। अकस्मात में हलंत का प्रयोग किया जाएगा, बाकी प्राचीनतम, विराजमान और शोचनीय में जो है हलंत का प्रयोग नहीं होगा। तो अकस्मात शब्द जो है ये क्या है? ये शुद्ध है। प्राचीनतम को इस तरह सही लिखा जाएगा, विराजमान और शोचनीय यानी इसमें किसी में भी हलंत नहीं लगेगा। और साथ में शोचनीय इस तरह से जो लिखा था ये गलत था, इसमें ये वाला सा यानी ससी वाला सा का प्रयोग किया जाएगा। अगला, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से हमको एक शुद्ध वाक्य चुनना है। मुझे भारी दुख हुआ, ये गलत है। पति पत्नी आई हैं, ये भी गलत है। आप आइए, सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अब क्या अशुद्धियाँ हैं उसको देख लेते हैं। मुझे भारी दुख हुआ, तो भारी का प्रयोग दुख के साथ ना होके मुझे बहुत दुख हुआ, इस तरह से इसको करेक्ट लिखा जाएगा। पति पत्नी आई हैं, गलत है। पति पत्नी आए हैं, इस तरह से इसको करेक्ट लिखा जाएगा। अगला प्रश्न, सार्वनामिक विशेषण का एक अन्य नाम और क्या होता है? तो सार्वनामिक विशेषण को जो है संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जानते हैं। बी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा। सार्वनामिक विशेषण होता क्या है? विशेषण की भांति प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इन्हें संकेतवाचक भी कहते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण समझ सकते हैं। यह लड़का हमारी कोचिंग का है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से यह क्या है? एक सर्वनाम है, लेकिन यह जो है एक यहाँ पर विशेषता बताने वाला शब्द है जो संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए जो है ये क्या होगा? एक सार्वनामिक विशेषण होगा। इसी प्रकार वह हमारा शत्रु है,
तो यहाँ वह शब्द भी जो है एक सार्वनामिक विशेषण की तरह प्रयुक्त हो रहा है। हिंदी का अगला क्वेश्चन, आदर्श विशेषण का चयन करना है। तो चंद्रमा के समान, यानी यहाँ पर जो उपमा दी जाती है, जो विशेषण दिया जाता है, उसमें से आदर्श विशेषण हमको चुनना है। चंद्रमा के समान, तो चंद्रमा के समान के लिए हमको क्या चुनना चाहिए? शीतल। और आकाश के समान विशाल, यानी हमारा ए ऑप्शन सही होगा, शीतल और विशाल। जीएस के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जीएस में क्या है? गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना, गुरुकुल कांगड़ी अब तो एक विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना हरिद्वार में किसके द्वारा की गई थी? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आप सोच सकते हैं इसके बारे में। तो गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना लाला हंसराज के द्वारा की गई थी। अब इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य देखते हैं। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना 4 मार्च 1902 में हुई थी। एक तो इसका ईयर आप इम्पॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। लाला हंसराज ने की थी, लेकिन लाला हंसराज का जो है बाद में नाम चेंज हो गया था। संन्यास लेने के बाद उन्हें सब लोग स्वामी श्रद्धानंद के नाम से जानते हैं। तो कई किताबों में आप इनको श्रद्धानंद के नाम से भी पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, अकाली आंदोलन, जो सिख से संबंधित आंदोलन है, सिख धर्म का, अकाली आंदोलन के दौरान सिखों का नायक इनमें से कौन सा था? तो इनमें से सिखों का नेतृत्व अकाली आंदोलन में जो है महाराजा रणजीत सिंह ने किया था। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बारे में और फैक्ट जानते हैं। 30 मार्च सन 1699 को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और इसी पंथ के अनुयायी जो है बाद में चलकर अकाली हो गए थे। 1920 में जो है अकाली आंदोलन, जो सिखों का आंदोलन था, इसकी स्थापना हुई और अकाली आंदोलन ने गुरुद्वारों में प्रबंध के सुधार के लिए महंतों के खिलाफ अहिंसात्मक असहयोग सत्याग्रह आंदोलन को शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मरुस्थल का नाम द ग्रेट थ्रस्ट वाक्यांश के नाम पर रखा गया है? तो द ग्रेट थ्रस्ट के नाम से जो है कालाहारी मरुस्थल को जाना जाता है। इसके बारे में और फैक्ट जानते हैं। दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल का नाम द ग्रेट थ्रस्ट से जुड़ा है, जिसका अर्थ होता है बड़ी प्यास या जलहीन स्थल। यह मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना क्षेत्र में लगभग 90,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। नामीब जो रेगिस्तान है, जो हमारे अन्य विकल्प में था, ये नामीबिया में स्थित है। यह दक्षिण अफ्रीका का तटीय मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है। माली, मोरक्को, मुर्तानिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान और मिस्र देशों में इस मरुस्थल का विस्तार है। फिर थार मरुस्थल आप जानते हैं, ये भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। तो थार मरुस्थल राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित गर्म या उष्ण मरुस्थल है। अगला प्रश्न, वायु प्रदूषक सूचकांक निम्न में से किस रेंज को खतरनाक माना गया है? तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें जो है ग्रेडिंग की गई है, तो उसमें से एक रेंज को जो है इनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। तो वो रेंज क्या है? सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 301 से 500 तक की जो रेंज है एयर क्वालिटी इंडेक्स की, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी गई है। इसको मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है। इस स्तर की वायु को सर्वाधिक प्रदूषित माना जाता है। वायु प्रदूषण सूचकांक यानी AQI का 300 से अधिक का स्तर संपूर्ण आबादी के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक आप जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में की गई थी। NAQI के अंतर्गत 8 वायु प्रदूषकों को शामिल किया गया है, यानी 8 गैसेज हैं, एयर पोल्यूटेंट्स हैं, जिनको इसमें शामिल किया गया है। इसकी सूची हम देख लेते हैं। PM 2.5, यहाँ PM क्या है? PM मतलब पर्टिकुलेट मैटर। PM10 SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और लेड। ये 8 जो है प्रदूषक जो है वायु प्रदूषण में AQI के अंतर्गत प्रदूषकों में शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? धन विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, तो ये कथन जो है गलत है, क्योंकि किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष ये निश्चय करने का अंतिम प्राधिकारी होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।
तो ये बिल्कुल सही कथन है। राज्यसभा को लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को वापस करना चाहिए तथा 14 दिन के भीतर विचार करने के लिए भेजना चाहिए, ये भी कथन सही है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा को पुनर्विचार करने के लिए वापस नहीं कर सकते, ये भी कथन सही है। इस प्रकार जो है पहला कथन जो है यहाँ पर असत्य था। धन विधेयक अनुच्छेद 110 के अनुसार केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष अंतिम निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। अगला प्रश्न, राज्यपाल को पद की शपथ निम्न में से कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को जो है पद की शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो दिलाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में न्यायालय के सर्वाधिक वरिष्ठ न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे और राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, वह कौन सा नियम है जो कहता है कि लगातार स्वाद एवं वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थों पर खर्च का अनुपात कम हो जाता है? यानी इस नियम के अनुसार जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती जाती है, आय में बढ़ोतरी हो रही है और उसका जो भोज्य पदार्थ हैं यानी जो खाने पीने की चीज़ें हैं, भोजन पर व्यय कम होता जाता है। तो आपके सामने अर्थशास्त्र के 4 नियम हैं, इनमें से आपको एक चुनना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? एंजल का नियम। एंजल का नियम इसी पर आधारित है। एंजल के नियम के अनुसार सभी कारकों के समान रहने पर उपभोक्ता की निस्तारणीय आय में वृद्धि होने पर भोजन का व्यय की जाने वाली आय के प्रतिशत में कमी आती है। एंजल का उपभोग का नियम परिवार की आय तथा उपभोग पर होने वाले व्यय के बीच पाए जाने वाले संबंध की व्याख्या करने वाला एक आर्थिक सिद्धांत है और इस नियम के अनुसार आय की वृद्धि के साथ भोजन पर होने वाला व्यय का अनुपात में कमी होगी। मकान तथा कपड़े पर होने वाले व्यय का अनुपात स्थिर रहेगा। शिक्षा तथा स्वास्थ्य और मनोरंजन पर होने वाले व्यय के अनुपात में वृद्धि होगी। तो ये तीनों ही चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। भोजन पर जो है जो व्यय होगा वो कम होगा। मकान तथा कपड़े पे व्यय का अनुपात कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा, यानी लगभग स्थिर रहेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन पर होने वाले व्यय में वृद्धि होगी। तो इनमें तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, वस्तु विनिमय यानी जो एक्सचेंज होता है वस्तुओं का, वस्तु विनिमय व्यवहार, ये क्या है? यानी ये किस तरीके से संपादित होता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। वस्तुओं का सोने के साथ, वस्तुओं का वस्तुओं के साथ और वस्तुओं के बदले सिक्कों का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही उत्तर क्या है? वस्तुओं का विनिमय यानी जो एक्सचेंज वस्तुओं के साथ ही होगा, यानी एक वस्तु देकर उसके बदले में दूसरी वस्तु खरीदी जा सके। वस्तुओं के बदले जब वस्तुओं का विनिमय किया जाता है तो व्यवहारिक रूप में इसे ही वस्तु विनिमय व्यवहार कहते हैं। इस प्रणाली का प्रयोग मुद्रा संकट के समय विशेष रूप से उन परिस्थितियों में किया जाता है जब मुद्रा अस्थायी हो या व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हों। अगला प्रश्न, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए उपयुक्त है? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बारे में और जानते हैं। यूनिक्स मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी उत्पत्ति 1970 में बेल लैब्स में विकसित ओरिजिनल AT&T यूनिक्स से हुई थी। उपयोगकर्ताओं व समूहों के लिए यह सेपरेट सिक्योरिटी को सपोर्ट करता है। अगला प्रश्न 22वां, कंप्यूटर की प्रोलॉग PROLOG ये भाषा का विकास 1973 में किस देश में किया गया था? तो प्रोलॉग लैंग्वेज जो कंप्यूटर की है इसका विकास जो है 1973 में फ्रांस में किया गया था। अंग्रेजी शब्द प्रोग्रामिंग इस लॉजिक का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा विकास 1973 में फ्रांस में किया गया था। लॉजिकल प्रोग्राम में सक्षम कृत्रिम बुद्धि के कार्यों के लिए इसका विकास किया जा रहा है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला काला हिरण संरक्षण जोन प्रस्तावित है? तो उत्तर प्रदेश के 4 जिलों के नाम आपके सामने दिए हैं, आपको सही उत्तर चुनना है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। प्रयागराज में जो है
काला हिरण संरक्षण जोन तैयार किया जा रहा है। और इसके साथ ही जो है प्रयागराज में देश के दूसरा स्काई वॉक भी प्रस्तावित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विहार भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है? तो ये पक्षी विहार कौन सा है? बेंती पक्षी विहार। बेंती पक्षी विहार स्थित कहाँ है? ये कुंडा प्रतापगढ़ जिले में है। इसका नाम बदल दिया गया था और इसको भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार के नाम से भी अब जाना जाता है। अन्य के नाम क्या हैं? पटना पक्षी विहार, ये एटा में स्थित है। ये जो है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। बखीरा पक्षी विहार, ये संत कबीर नगर यानी खलीलाबाद जिसका पुराना नाम था, संत कबीर नगर जिले में स्थित है। और सुरहा ताल पक्षी विहार, ये बलिया में है। और इसका भी एक अन्य नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, या इसको केवल आप जो है लोकनायक पक्षी विहार के नाम से भी पुकार सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अधिकतम बहुलता का सिद्धांत या नियम दिया? तो इनमें से रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी किसने दिया था? तो ये सिद्धांत है हुंड का, जिन्होंने जो मॉलिक्यूल के ऑर्बिट हैं उसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से ऑक्युपाई होंगे उसके बारे में बताया था। तो हुंड ने अधिकतम बहुलता का नियम प्रतिपादित किया। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन जब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि रिक्त कक्षक प्राप्य नहीं, अर्थात जब तक संभव है इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं। इसको हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, किसी भी ऑर्बिट के उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरते हैं, तत्पश्चात ही उनका जोड़ा बनना प्रारंभ होता है। पूर्ण रूप से आधा भरा हुआ या पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल पूर्ण रूप से आधे भरे या पूरे भरे हुए ऑर्बिटल से अधिक स्थायी होता है। बाकी नियम पाउली ने क्या दिया था? पाउली ने अपवर्जन का नियम दिया था। जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था। और हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न, सेब यानी एप्पल का खाने योग्य भाग क्या है? तो यानी एप्पल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो एप्पल का हम क्या खाते हैं? पुष्पासन या थैलमस खाते हैं। ए ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अन्य कुछ फल हैं उनके भी खाए जाने वाले भाग प्रायः पूछे जाते हैं। नाशपाती का भी हम पुष्पासन खाते हैं यानी थैलमस खाते हैं। आम का हम मीजोकार्प खाते हैं। अमरूद में हम फल भित्ति और बीजंडासन यानी पेरिकार्प और प्लेसेंटा खाते हैं। पपीता में हम मीजोकार्प खाते हैं यानी उसकी जो मध्य फल भित्ति होती है। गेहूं में हम इंडोस्पर्म और एम्ब्रियो खाते हैं। काजू में हम पेडिकल और कॉटिलिडन जिसको हम पुष्पवंत और बीजपत्र कहते हैं। लीची में एरिल खाया जाता है, कई बार पूछा गया है। नारंगी में जूसी टेस्टा या जूसी हेयर खाए जाते हैं। चना का बीजपत्र और भूण यानी एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो। और केला में मध्य एवं अंताभित्ति मीजो एंड इंडोकार्प केले में खाया जाता है। अगला प्रश्न, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, इसका हमको देखना है सुमेलन सही है कि नहीं है। तो ये कहाँ पर है? मणिपुर में है, भारत में है, बिल्कुल सही। उसके बाद तैरता हुआ नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? रसिया में, बिल्कुल सही है। पानी के अंदर सैन्य संग्रहालय, ये जो है ब्राज़ील में नहीं है, ये कहाँ पर है? ये जॉर्डन में है। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? केवल 1 और 2 कथन जो है सही हैं, तीसरा कथन इसमें से गलत है। भारत के मणिपुर राज्य में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ है। हाल ही में एकेडमिक लोमनोसोम नाम से तैरते हुए नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना रूस में की गई है। पानी के अंदर एक सैन्य संग्रहालय जॉर्डन में बनाया गया है। और तैरता हुआ डेयरी फार्म कहाँ पर है? नीदरलैंड में है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे भारतीय इनमें से कौन से बन गए हैं? तो ये छठे भारतीय कौन है? भारत के महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अन्य कौन कौन शामिल हैं इसमें? बिशन सिंह बेदी, सुनील गावस्कर, कपिल देव, अनिल कुंबले और राहुल द्रविड़, ये 5 पहले से शामिल थे और छठे इसमें जो है सचिन तेंदुलकर भी आ गए हैं। अगला प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार जिसको अकेडमी पुरस्कारों के नाम से भी जाना जाता है, सबसे पहले किस वर्ष प्रदान किए गए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। तो 1929 में सबसे पहले ऑस्कर पुरस्कार देने की प्रथा
शुरू हुई थी। ऑस्कर पुरस्कार को अकेडमी पुरस्कार के भी नाम से जाना जाता है। ये विश्व फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसे नेशनल अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज अमेरिका द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी। लास्ट क्वेश्चन आज के टेस्ट का, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चेतन भगत के द्वारा नहीं लिखी गई है? आप देखिए कौन कौन सी आपको पता है इनमें से। वन इंडियन गर्ल बहुत फेमस है, चेतन भगत द्वारा लिखी गई है। मेकिंग इंडिया ऑसम चेतन भगत द्वारा लिखी गई है। वाट यंग इंडिया वांट्स ये भी चेतन भगत द्वारा लिखी गई है। सेलेक्शन डे जो है चेतन भगत के द्वारा नहीं लिखी गई है। सेलेक्शन डे अरविंद अडिगा की पुस्तक है, इसको याद रखिएगा। चेतन भगत की बहुत से उपन्यास फेमस हैं, कौन कौन से हैं? हाफ गर्लफ्रेंड, रिवोल्यूशन 2020, वन नाइट एट द कॉल सेंटर, टू स्टेट्स, द थ्योरी ऑफ मैरिज, द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 5 पॉइंट समवन, ये सभी जो है इनके बहुचर्चित नावल हैं। तो दोस्तों 30 प्रश्न हमने देखे। आपने इनमें से कितने अटैम्प्ट किए? सभी अटैम्प्ट किए ही होंगे। आप कमेंट में अपना सही स्कोर जो है ज़रूर बताएं। कम हो ज़्यादा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर आप जो है 22 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका स्कोर अच्छा माना जाएगा। तो मिलते हैं अगले सेगमेंट में। नमस्कार, धन्यवाद।